दिल्ली में वक्फ बोर्ड एक के बाद एक मंदिर से लेकर शमशान घाट तक अपनी जमीन होने का दावा कर रहा है। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड की नजर सिर्फ मंदिरों की जमीन पर नहीं, दावा सिर्फ वहां तक नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड ने डीडीए के ऑफिस से लेकर डीटीसी बस अड्डे के साथ साथ एमसीडी के कूड़ा घर की जमीन पर भी अपना दावा ठोका। एएसआई यानी पुरातत्व विभाग पर भी वक्फ बोर्ड आरोप लगा रहा कि एएसआई ने उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वक्फ बोर्ड का दावा यह भी कि वेस्ट दिल्ली की एक सड़क भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे यह आरोप झेल रहा है कि वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया बन चुका है। वक्फ बोर्ड की ऐसी ही नीति पर आज जी न्यूज पर एक कचहरी लगने जा रही है जिसमें कई मुद्दों पर बहस होगी। वक्फ बोर्ड की नीति से लेकर के वक्फ बोर्ड के नियम और वक्फ बोर्ड के दावों का पूरा टेस्ट किया जाएगा। हमारे साथ वो दावाकर्ता भी होंगे जो वक्फ बोर्ड की तरफ से केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे साथ वो लोग भी मौजूद होंगे जो मंदिर की तरफ से अपने कागजों के साथ आज हमारे सामने मौजूद रहेंगे, अदालत में रहेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जो हमारे आज कचहरी के जज रहेंगे उनका परिचय आपसे कराएंगे। उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट जरा आप देखिए। दिल्ली के कई मंदिरों पर वक्फ बोर्ड की नजर। देश के कई शहरों में सार्वजनिक संपत्तियों पर वक्फ ने ठोका अपना दावा। कहीं सड़क, कहीं तालाब, कहीं बस स्टेशन तो कहीं मंदिर। वक्फ बोर्ड है कि मानता ही नहीं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में करीब 9 लाख संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इन संपत्तियों की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। वक्फ की हड़प नीति थमने का नाम नहीं ले रही है। वो आए दिन किसी शहर की किसी संपत्ति को अपना बताकर उस पर दावा ठोक देता है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा किया है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने 4 लेन रोड समेत डीडीए के दफ्तर और डीटीसी के बस स्टॉप को भी अपनी जागीर बताया है। मंदिर के पुजारियों और प्रबंधन कमेटी की दलील है कि उनके पास पूरे कागजात हैं और वो बरसों से सरकारी टैक्स चुका रहे हैं। शहरी विकास मंत्री मेरचंद खन्ना जी ने हमको ज़मीनें दी, मंदिर के लिए ज़मीन अलॉटमेंट की। 1956 के अंदर हमारे को ये ज़मीन अलॉट की गई मंदिर के लिए। अब हमने इसकी कीमत भी भरी हुई है और हमारे पास उसके कागजात भी हैं और ये ज़मीन जो है ये श्री सनातन सभा की है। इतना पुराना मंदिर है, आज वो बोल रहे हैं कि हमारा है। जब उन्होंने देखा कि सुंदर बन गया है, इसमें बाहर पत्थर लगा हुआ है। वो ज़मीन को जो है ट्रस्ट ने खरीदा है। अब खरीदने से पहले उनकी थी कि इनकी थी ये तो हम नहीं जानते, पर खरीदा मंदिर वालों ने इस ज़मीन को। तो तब क्यों नहीं? हाँ, सरकार से खरीदा है, तो तब उन्होंने ऐतराज क्यों नहीं उठाया कि ये ज़मीन हमारी है? वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि ये मंदिर 40 से 50 साल पुराने हैं। जब वक्फ बोर्ड बना भी नहीं था तो ये जमीन उसकी कैसे हो सकती है? सवाल ये कि आखिर वक्फ की ये हड़प नीति कहां जाकर थमेगी? क्या वक्फ बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी की भी संपत्ति को अपना बताकर उस पर कब्जा कर लेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बरसों से वक्फ बोर्ड देश में कमजोर और मजलूम लोगों की संपत्तियों को अपना बताकर उनसे छीनता रहा है। आज वक्फ की इसी हड़प नीति पर लगेगी कचहरी, जहां हिंदू और मुस्लिम रखेंगे अपना पक्ष, अपनी दलील। होगी सुनवाई जिसमें शामिल होंगे दोनों पक्षों के वकील और मुवक्किल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वक्फ की हड़प नीति पर कचहरी लाइव। तो आज इस कचहरी में जो लोग मौजूद हैं, सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी हैं, पार्थ यादव हमारे साथ हैं, उमेशानंद महाराज जी हमारे साथ हैं, शेष नारायण जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हरीशानंद जी भी हैं। उसके अलावा गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ सैयद जवाद मौजूद हैं, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, रईस खान हमारे साथ हैं, हमारे साथ बिलाल खान भी हैं, स्वामी अमन गिरी हमारे साथ हैं और रमेश बिदुड़ी हमारे साथ हैं। ये सबसे खास मेहमान इसलिए बन जाते हैं क्योंकि बीके दत्त कॉलोनी के जिस मंदिर पर दावा किया गया वक्फ की तरफ से उसके ट्रस्टी भी हैं। और एक और खास मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय कराता हूं। जस्टिस रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं जो इस कचहरी को आज मॉनिटर भी करेंगे, जज भी करेंगे। तो सर, इससे पहले कि हम लोग सुनवाई शुरू करें, परमिशन आपकी है? यस यस, प्रोसीड। बहुत शुक्रिया। रमेश भूटानी जी, सबसे पहले सर आप आ जाइए। आप कहते हैं कि बीके दत्त कॉल, आप इधर आइए सर, इधर आ जाइए आप।
कटघरे में आइए सर। आप कहते हैं कि बीके दत्त कॉलोनी की जिस मंदिर पर वक्फ ने दावा ठोका वो दावा गलत और पेपर आपके पास है। बिल्कुल बैठिए ना। बिल्कुल दावा गलत है, क्योंकि इसके पास वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ ये कहने के लिए है कि ये ज़मीन हमारी है और कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा इनके पास प्रमाण नहीं है जिससे ये कह सकें कि ये ज़मीन हमारी है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये ज़मीन हमारी है। हमने ये भारत सरकार से 1958 में ये ज़मीन खरीदी थी, जिसका शिलान्यास 1961 में ये जब मंदिर बन के तैयार हुआ, उस वक्त के शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री श्री मेरचंद खन्ना जी ने इसका शिलान्यास किया। तो ये कैसे कह सकते हैं? और ये तो कुछ भी कह दें, जैसे मतलब आप कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये भी हमारा है वो भी हमारा है। नोटिस आया था आपके पास, पता कैसे ऐसा चला? कोई नोटिस नहीं आया हमें, तो आपके जी न्यूज़ के माध्यम से भी पता चला और एक दो और न्यूज़ वाले भी हमारे यहाँ आए मंदिर में, जो कि पूछने आया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या आपका मंदिर है जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना ठीक चाहते हैं? है, रईस खान हमारे साथ हैं, लॉयर हैं इस मामले में। रईस जी, वो तो कह रहे हैं सर आपका दावा ही झूठा है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, हम कोई वक्फ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट वकील एडवोकेट, हम एडवोकेट हैं और मानते हैं कि वक्फ का दावा सही ये है। जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर आपने अपनी पूरी डिबेट रखी है, हम 2019 में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अंदर एडवाइजरी कमेटी मेंबर थे। बीजेपी एमपी वेस्ट दिल्ली के परवेज वर्मा जी ने 58 मस्जिद कब्रिस्तानों को लेकर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। उसकी जाँच करने के लिए हमारी एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसके एक सदस्य हम भी थे। हमने ही ये 250 पेजेस की रिपोर्ट इसमें दी थी। जब हम लैंड के ऊपर गए वहाँ पर, इसमें हमने सेपरेटली 562 उन वक्फ कब्रिस्तानों की दिल्ली के अंदर रिपोर्ट छापी है जो दिल्ली में या तो कब्जा हो गए हैं या बहुत ज़्यादा एरिया उनका जो है बिल्कुल खुदबुर्द कर दिया गया है और कब्जा कर लिया गया है। जब हम इस खसरा सर 6 जगहों के नाम ले रहा हूँ जिनकी ओर आपत्ति है। सनातन धर्म मंदिर बीके दत्त कॉलोनी, प्राचीन शिव मंदिर और शमशान मंगोलपुरी, इसके अलावा शिव शक्ति काली मंदिर मंगलापुरी, प्राचीन मंदिर महावीर एनक्लेव, प्राचीन मंदिर सेक्टर 18 द्वारका और उसके बाद निर्लय का एक बाग है। देखिए, हमने जो अपनी रिपोर्ट में दिया है, क्योंकि आपने बात की है बीके दत्त कॉलोनी पालम एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी डिबेट आप पिछले लास्ट वीक में आपने चलाई है पूरी। हम अभी 2 दिन पहले भी इसी सिलसिले में यहाँ डिबेट के लिए आए थे। तो ये खसरा नंबर 163 की जहाँ तक बात है, ये 15 बीघे 4 बिस्वे का कब्रिस्तान है। अब जो करंट पोजीशन पे वहाँ कब्रिस्तान है 2-2.5 बीघे का बचा है और उसके अंदर भी एक छोटी सी मस्जिद और बाकी हिस्से में कब्रिस्तान है। तो वो पूरा जो लैंड है 15 बीघे 4 बिस्वे का, वो पूरे लैंड के ऊपर जैसा वहाँ मैनेजमेंट कमेटी ने बताया कि ये सारा एरिया हमारा हुआ करता था, जहाँ पर अब लोग बस गए, मंदिर बन गए। आपने ही रिपोर्ट चलाई थी, किसी ने कहा कि हमारा कुआं हुआ करता था पुराना, किसी ने कुछ बताया। देखिए, एक जब टाइम गुजरता है तो चीज़ें बड़ी होती चली जाती हैं। पहले दौर के अंदर सभी लोगों ने ऐसे कि भाई अगर खाली पड़ी है ज़मीन तो किसी भी धर्म वालों ने किसी भी धर्म वालों को दे दी है। शमशान की भूमियाँ बहुत सारी ऐसी जगहों पर हैं जो मुसलमानों की ज़मीनों पर यूज़ हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं गाँव ग्रामों में। वक्फ के दावों के ऊपर सवाल क्यों उठता है कि वक्फ जिस मर्जी जमीन को चाहे अपना बना देता है? देखिए, न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा संविधान से। संविधान में WAQF वक्फ शब्द लिखा ही नहीं है। ये जो वक्फ एक्ट है ये बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। क्या जैसा वक्फ एक्ट है ऐसा हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए अपना एक्ट है क्या? नहीं। क्या जैसा वक्फ बोर्ड है ऐसा हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए अपना बोर्ड है क्या? नहीं। क्या जैसा वक्फ ट्रिब्यूनल है ऐसा हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए अपना ट्रिब्यूनल है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या जितनी शक्तियां इसमें वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है, ऐसा किसी और बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास है क्या? नहीं। क्या मजहब के आधार पर भारत में कोई ट्रिब्यूनल है क्या? केवल वक्फ ट्रिब्यूनल है, इसके अलावा मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं चल रहा। इसलिए हमने इसको चैलेंज किया हुआ है। माननीय हरिशंकर जैन जी ने चैलेंज किया, हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा ये कहना बहुत सीधी सी बात है, पहले तो आप सेट कर लो कि आप संविधान को मानोगे या किसको मानोगे। तो जहां तक संविधान की बात है तो बिल्कुल कहता है कि अगर जो लैंड डिस्प्यूट है वो वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं करेगा। लैंड डिस्प्यूट के लिए बाकायदा कोर्ट बनी हुई है और भारत में और जितने भी रिलीजन हैं सबके जमीन का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। लेकिन 2013 में जो अमेंडमेंट हुए हैं सर, उसमें तो वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने कोई पावर ही नहीं है। मैं यही तो कह नहीं समस्या। अब आता हूं मैं दूसरे, जो कि हमारे भाई साहब ने कब्रिस्तान की बात किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है। इसीलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, गल्फ कंट्री जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ वहाँ एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं और एक भी मज़ार नहीं है। मज़ार दरगाह पे जाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना, ये अपने आप में अन इस्लामिक है। ये तो आप मुझे खाड़ी देशों में कहीं एक दिखा दीजिए।
और ये इसी का नतीजा था। आप देख लीजिए जहां G20 का सम्मेलन हुआ, सब लोग जितने राष्ट्राध्यक्ष थे सब लोग राजघाट गए, लेकिन अरब के जो सुल्तान थे MBS वो राजघाट नहीं गए, क्योंकि किसी के समाधि स्थल पे जाना या मजार पे जाना या दरगाह पे जाना हराम माना गया। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे, क्या किसी की जमीन को जबरदस्ती तलवार के दम पे छीन के उसको दान किया जा सकता है क्या? नहीं। किसी की गाड़ी चोरी करके उसको दान किया जा सकता है क्या? नहीं। किसी के पॉकेट मार के, किसी की जेब तराशी करके वो पैसा लेके किसी को दान कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के पास जो जमीनें हैं वो गैर कानूनी तरीके से आई हैं? मैं कह रहा हूँ बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी कोई यहाँ वक्फ का अधिकारी नहीं, क्योंकि न उनके यहाँ कोई पुश्तैनी जमीन और न उन्होंने कोई मेहनत से यहाँ जमीन कमाई। उसके बाद जो उनके निजाम थे, उनके जागीरदार थे, जो उनके जमींदार थे या उनके नवाब थे, उनको वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ जमीन नहीं कमाई, सारी तलवार के दम पे लूटी कब्जा किया। तो इसलिए कह रहा हूँ तलवार के दम पे कब्जा करके लूट के जमीन आप नहीं कर सकते हैं। ये वक्फ एक्ट केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, अन इस्लामिक भी है, अन कुरानिक भी है। क्योंकि जो चीज एक इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ हैं सर, जो चीज आप उनसे इतना पूछ लीजिए कि क्या मजार दरगाह ये अपने आप में इस्लाम में हराम है या जायज है या नहीं, मुद्दा वो नहीं है सर। मुद्दा तो आज वक्फ बोर्ड के जो दावे हैं उनके ऊपर मुद्दा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पक्के कब्रिस्तान को भी वक्फ। ठीक है सर, कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए जी। क्योंकि वक्फ बोर्ड पक्के कब्रिस्तान को भी वक्फ डिक्लेयर कर रहा है, मजार को भी वक्फ डिक्लेयर कर रहा है, दरगाह को भी वक्फ डिक्लेयर कर रहा है, और पूरे खाड़ी देशों में तो एक भी नहीं है। ठीक है सर जी। देखिए आनंद त्यागी जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है तमाम मज़ाहिब के एतबार से ये मुल्क है। यहाँ ये जो शरीयत की बात कर रहे हैं, शरीयत किस पर लागू होती है? इस्लाम के मानने वालों पे। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ, उससे पहले जब मुल्क में हुक्मरां हुआ करते थे मुसलमान, तो हुक्मरां वो भी हुआ करते थे, उसके बाद अंग्रेज़ रहे, अंग्रेज़ों ने भी हुक्मरानी की। हम ये कहते हैं कि वक्फ एक्ट जो बनाए, ये कहते हैं कुरान दिखाते हैं, यही नहीं मालूम कि किसी गरीब की मदद करना, किसी मिस्कीन की मदद करना, किसी बेवा की मदद करना, किसी की और हाँ ये सब वक्फ है। ये वक्फ के बारे में जानते हैं नहीं, बेवजह ने सुप्रीम कोर्ट ने 5-7 बार फटकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इस बात पर फटकारा भी है और इनकी रिजेक्ट भी कर दी है कि आप जी अरब हमारा मुल्क, मैंने कहा ये धर्म गुरुओं का मुल्क है, ये साधु और संतों का मुल्क है, यहाँ बुजुर्गों का मुल्क है। यहाँ पर आस्था। सर मैं अपने मूल सवाल पर आ जाता हूँ। आपका कानून नहीं चला रहे हैं सर। मैं अपने साहब मैं अपने मूल सवाल पर आ जाता हूँ। सर ये वक्फ की मनमानी क्यों कही जा रही है? अगर वक्फ का दावा है तो वक्फ की मनमानी क्यों कही जा रही है? अरब उसी कुरान ने कहा है कि गरीब की मदद करो, मिस्कीन की मदद करो, बेवा के मुसाफिर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अश्विनी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अश्विनी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर मुझे ये बताइए, वक्फ के दावे को वक्फ की मनमानी क्यों कहा जाता है? एक सेकंड सर, करने के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा। हाजी खान साहब, हमारे लोगों ने दिए प्रॉपर्टी, वो इसलिए सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहस का मुद्दा नहीं, कोर्ट रूम का माहौल हम लोग बनाए रखें। आपकी दलील मैंने सुनी सर, आप ही के साथी हैं, आप ही की बातें कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है जी। कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों ने, अपने बुजुर्गों ने हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान के अंदर वक्फ किया है, किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं हिंदू एक्ट में नहीं है। अरे अगर तवाक पे कोई मैं वो केस स्टडी आपको बताऊंगा सर, मैं वो केस स्टडी अभी आपको दिखा दूंगा जहां पर गैर मुसलमानों की प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया था, और वो दावा ठोक रहे हैं कि हमारी जो पुश्तैनी जमीन है 5-6 पुश्तों की दावे कागज उनके पास है, वो वक्फ कहां से हो गई? आप कोर्ट की धज्जी उतारे नहीं, आप जो है मैं जरा उनकी बात, मैं उनके पास होके आता हूं सर जी। अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। चलो ठीक है, इनको वक्फ एक्ट का विरोध ये नहीं चाहते, वक्फ एक्ट ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है माननीय जज साहब, वक्फ एक्ट ऐसा है, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं स्वागत है, ऐसा ही सनातन एक्ट बन जाए। जैसे इसमें सख्ती है कि जहां उंगली रखे वही प्रॉपर्टी वक्फ की, ऐसे सनातन वक्फ बोर्ड को भी अधिकार होना चाहिए, जहां उंगली रखे वो सनातन बोर्ड की। एक मिनट, और फिर जैसे एक मिनट, जैसे एक मिनट, जहां ये कहेंगे कि जहां वक्फ क्लेम करेगा वो जमीन कोर्ट में नहीं जाएगी, उसका मुकदमा वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में चलेगा। वैसे फिर काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला का मुकदमा भी सनातन ट्रिब्यूनल में चलेगा, कोर्ट में नहीं चलेगा। वो तो सर गैर संवैधानिक हो जाएगा ना, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। अरे जब ये संवैधानिक है तो वो कैसे नहीं? ये दूसरा हो सकता है। और दूसरा फिर पूरी दिल्ली युधिष्ठिर की बसाई हुई है। फिर तो पूरी दिल्ली पहले इंद्रप्रस्थ कहलाता था, इंद्रप्रस्थ के 1-1 इंच जमीन सनातनियों की है, दूसरे की नहीं है। के पास होके आता हूं सर। कांसुलर साहब मुझे बताइए सर, मैं आ रहा हूं सर आपके, मुझे बताइए कि वक्फ के दावे को ये कह दिया जाता है कि जमीन हथियाने का प्रोपेगेंडा है, जहां मर्जी आई उंगली रख दी गई, प्रॉपर्टी हमारी हो गई। मिलॉर्ड, जितने सवाल के जवाब आने थे, मुझे लगता है सारे सवाल नहीं, सारे जवाब अश्विनी जी ने रख दिए। इन्होंने तुगलक, ऐबक, बलबन, खिलजी, तो सबका नाम ले लिया। तो अब आज जहां हम बैठे हैं
ये बैठे भी जो है ये भारतीय संविधान के दिए शक्ति के कारण बैठे हैं जी। और आज भारत जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा संचालित है। ठीक बात। अब हम डिबेट जब भी करें तो बार बार अगर तुगलक ऐबक बलबन खिलजी और मुगल और अंग्रेज पर जाएंगे तो इसका मतलब हम उलझाएंगे बहस को। अगर देश सुनता सीधा है, मुद्दे इतना पर आ बड़ा जाते हैं setup, सर। मैं मुद्दे पर आ 6 रहा हूं। मंदिरों पर दावा ठोक दिया पहली गया, बात। वो कागज लेके बैठे हैं कि मंदिर हमारे हैं। नहीं एक सेकंड, नहीं, वो कागज लेके बैठे हैं सर सामने। एक सेकंड सर हैं नहीं अश्विनी जी एक सेकंड। हाँ। देखिए हरिशंकर जैन जी हैं। एक सेकंड रुके। अश्विनी जी ने संविधान हाँ। दिखाया हाँ। और वक्फ एक्ट दिखाया। हाँ। मैं जज साहब की अदालत में अर्जी लगाता हूं कि जो वक्फ एक्ट है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या वक्फ एक्ट जिसको दिखाया जा रहा है वो भारतीय संविधान के विपरीत किसी ने बनाया। वक्फ एक्ट की एग्जिस्टेंस पर बातें नहीं कर रहा हूं ना सर। देश में गलत नैरेटिव जा रहा है। डिबेट साहब इस बात पर नहीं है। डिबेट इस बात पर सर नहीं है। संविधान के ऊपर सर डिबेट इस बात पर नहीं कि वक्फ एक्ट है क्यों। विधि विशेषज्ञों ने बैठकर बनाया है। लीगल एक्सपर्ट ठीक है। हरिशंकर जैन जी मेरे साथ है, वो उसमें याचिकाकर्ता भी है, वो याचिकाकर्ता भी है। मैं जरा उनके पास होके आता हूं। हरिशंकर जैन जी मुझे बताइए जरा क्या आपत्ति है? संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उच्च न्यायालयों में पेंडिंग है और उनकी तैयारी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देके सुप्रीम कोर्ट मंगाई जाए। तो जहाँ तक वैधानिकता का मामला है वो तो कोर्ट तय करेगी। हम लोग इसके लिए यहाँ नहीं बैठे। बहुत से प्रोविजन है जो असंवैधानिक हैं, उनकी बात बाद में होगी। मुद्दा ये है कि वक्फ कर क्या रहा है, वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है और किस ढंग से वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर करके मतलब लाखों बीघे जमीन पर हड़प लिया है। आप केवल कह देते हैं कि हमने वक्फ रजिस्टर में दर्ज कर लिया और दर्ज कर लिया वक्फ हो गई और उपयोग करते हैं धारा 40 वक्फ एक्ट। वक्फ लाने के लिए 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। कानूनी बात बता रहा हूं केवल कि वाकिफ का होना जरूरी है और वो वाकिफ जो जमीन का मालिक हो। दूसरा ये साबित होना जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की गई। जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की गई और उसका ओरिजिनल जो मालिक है उसने उसको वक्फ किया, तब तक केवल चिल्लाने से जी न्यूज़।